तो हेलो दोस्तों, फर्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास। तो ज्योग्राफी जो है वो दो शब्दों से बना है। जियो मतलब अर्थ और ग्राफी मतलब टू राइट। टू राइट से सिर्फ लिखना नहीं है, लिखना और साथ ही साथ उसका स्टडी करना है। तो जो अर्थ होता है उसके एटमॉस्फेयर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है और एटमॉस्फेयर के बाहर होता है स्पेस। पर हम जहाँ रहते हैं उस एरिया को बायोस्फीयर कहा जाता है। और ज्योग्राफी जो हम पढ़ते हैं वो खासकर इसी एरिया के रिलेटेड पढ़ा जाता है। तो ज्योग्राफी पढ़ने के दो अप्रोचेस होते हैं। फर्स्ट है रीजनल अप्रोच और दूसरा है सिस्टमेटिक अप्रोच। रीजनल अप्रोच उन चीज़ों को स्टडी करता है जो यूनिक होते हैं, जैसे एक जगह का टेम्परेचर, उसका रेनफॉल, सी लेवल मतलब हाइट अबव सी लेवल और दूसरे फैक्टर्स। जबकि जो सिस्टमेटिक अप्रोच होता है वो एक उन चीज़ों को स्टडी करता है जो सभी रीजन्स में कॉमन होता है। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर, ह्यूमन बिहेवियर। हाँ, मैं जानता हूँ कि एग्रीकल्चर भी वेरी कर सकता है रीजन टू रीजन, पर मेथड्स और काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें जो है जो सिमिलर होती है उन चीज़ों की स्टडी की जाती है। तो वो उसे कहते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच। तो हिस्ट्री जब स्टार्ट हुआ था तब उसे इसका क्रेडिट खासकर दो लोगों को दिया जाता है, हिकेटियस, उसका उच्चारण कुछ अलग हो सकता है, और थियोफ्रास्टस। इन दोनों को अर्ली जियोग्राफर्स माना जाता है। तो पहले जो है ज्योग्राफी को हिस्ट्री की तरह पढ़ा जाता था, मतलब जो भी थोड़ा बहुत ज्योग्राफी था, नॉलेज था, उसको हिस्ट्री के साथ उसको स्टडी किया जाता था। लेकिन अर्ली डेज में कांट नाम के एक व्यक्ति ने इन दोनों सब्जेक्ट्स को सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद ये एक अलग सब्जेक्ट बना जिसे ज्योग्राफी कहा जाता है। तो मेनली ज्योग्राफी है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फिजिकल जियोग्राफी, सेकंड है ह्यूमन जियोग्राफी और थर्ड है जो अभी मॉडर्न टाइम्स में आया है,
इसको कहते हैं इकोनॉमिक जियोग्राफी। आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं क्योंकि ये जनरली याद रहने में दिक्कत होती है थोड़ी। तो पहले जो है फिज़िकल जियोग्राफी, वो जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है उसको स्टडी करता है, जैसे रॉक फॉर्मेशन, वाटर बॉडीज़, वो सब। उसकी भी सब डिवीज़न है। जियोमॉर्फोलॉजी, GEOMORPHOLOGY। जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो लैंड फॉर्म्स को स्टडी करता है। लैंड फॉर्म्स मतलब जैसा मैंने कहा पत्थर, पहाड़, वो सब चीज़ें। सेकंड है क्लाइमेटोलॉजी, जो जैसे कि नाम से पता चल रहा है क्लाइमेट को स्टडी करता है, ऐसे रेनफॉल पैटर्न्स, टेम्परेचर, उस टाइप की चीज़ों को। ओशियनोग्राफी, ये समुद्र और ओशंस की स्टडी करता है, उनकी गहराई नापना वगैरह वगैरह। उसके बाद है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी जैसे पता चल रहा है, बायोस्फीयर मतलब कितने पेड़ हैं, किस तरह की फसल उगती है, किस तरह के पेड़ है, फल क्या उगते हैं उसमें, उन सब चीज़ों की स्टडी को बायोजियोग्राफी बोलते हैं। उसके बाद है ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी, इसके ह्यूमन जियोग्राफी मतलब है किस हिसाब से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस किस एज के पॉपुलेशन है, क्या क्या काम करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, उस टाइप की चीज़ों को ये देखता है। तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स है वो है ह्यूमन जियोग्राफी। ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, ऑक्यूपेशन क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज़ चलता है एक रीजन में ह्यूमंस के रिलेटेड, उसको स्टडी करता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़। पॉपुलेशन जियोग्राफी, ये ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करता है। कल्चरल जियोग्राफी, ये कल्चरल पैटर्न्स को स्टडी करता है। उसके बाद है सेटलमेंट जियोग्राफी, ये ह्यूमन सेटलमेंट को स्टडी करता है। और है पॉलिटिकल जियोग्राफी। हाँ, तो और लास्ट ऑप्शन है पॉलिटिकल जियोग्राफी। उसी तरह से है इकोनॉमिक जियोग्राफी। इकोनॉमिक जियोग्राफी जो है वो उन चीज़ों पे ध्यान देती है जो रोज़गार का कारण बनता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर जो फार्मिंग से रिलेटेड होता है, इंडस्ट्रियल जो कि कॉरपोरेट और बिजनेस रिलेटेड होता है, ट्रांसपोर्ट, भी इकोनॉमी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है।
उसके बाद है रिसोर्स ज्योग्राफी। कितने रॉ मटेरियल्स है, कितने रिसोर्सेस है एक एरिया में, उसको मैप करती है रिसोर्स ज्योग्राफी। सॉरी, रिसोर्सेस। और है ज्योग्राफी ऑफ डेवलपमेंट। कितने स्कूल्स कॉलेजेस है, उसको बताती है ज्योग्राफी ऑफ डेवलपमेंट। ओके, सो एक इंटरेस्टिंग बात इसमें है ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ क्या है, मतलब अर्थ कैसे बना, इसके अलग अलग थ्योरीज हैं। तो अभी जो 3 थ्योरीज हम डिस्कस करने 4 थ्योरीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो असली थ्योरीज नहीं है। एक्चुअली में किसी को नहीं पता रियली अर्थ कैसे बना है, कोई वहाँ पे मौजूद नहीं था उस टाइम पे। हम अर्थ के बनने के मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इंसान आए, तो किसी इंसान ने उसे देखा नहीं है कैसे अर्थ बना। पर जो थ्योरीज है, जो मतलब लोग पुट फॉरवर्ड करते हैं, तो उनके हिसाब से सबसे पहला जो थ्योरी है वो है कांट का गैसियस हाइपोथेसिस। गैसियस हाइपोथेसिस मतलब अर्थ पहले गैस था जो कूल होके लिक्विड बना, लिक्विड बनने के बाद वो सॉलिड होके कूल होके सॉलिड बन गया, जो अर्थ बना। दूसरा है लैप्लस जी का नेब्यूलर हाइपोथेसिस। नेब्यूलर हाइपोथेसिस क्या है, ये सन है, ठीक है। अब उनके हाइपोथेसिस के हिसाब से ये सन जो है वो रिंग्स छोड़ रहा था बाहर की तरफ, और वही रिंग्स सॉलिडिफाई होके एक एक प्लैनेट बने। रिंग्स का जो कंटेंट था, गैस या कोई भी एलिमेंट था, वो कंडेंस होके ठंडा होके एक साथ आकर प्लैनेट्स बने, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ। तो ऐसे प्लैनेट्स बने। ये है नेब्यूलर हाइपोथेसिस थ्योरी। दूसरा है जीन्स एंड जेफरीज टाइडल हाइपोथेसिस। अब क्या है ये टाइडल हाइपोथेसिस? तो यहाँ पर है हमारा सन, यहाँ पे दूसरा कोई बॉडी है, बॉडी मतलब दूसरा कोई मास या प्लेनेट है, और उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सन से जो है वो जो गैसियस मास है वो बाहर आया, और आने के बाद प्लैनेट्स फॉर्म हुए। यह है टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस को सबसे सबसे रियलिस्टिक माना जाता है, क्लोजर माना जाता है, क्योंकि सन से निकले हुए जो प्लैनेट्स है उनका साइज़ कुछ इस तरह का है, स्टार्टिंग में भी छोटा है, एंड में भी छोटा है, और बीच में बड़ा है। अगर किसी सब्सटेंस से, किसी बॉडी से कोई छोटे छोटे पार्ट्स निकलेंगे तो पहले स्टार्टिंग में छोटे छोटे साइज़ के निकलेंगे, उसके बाद मिडिल में बड़े, और फिर से स्टार्टिंग में छोटे। तो इसलिए इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा क्लोज माना जाता है रियलिटी के।
जो सोलर सिस्टम है उसमें ऑब्वियसली आपको पता है मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। इसमें प्लूटो भी था, उसे उसे सेपरेट कर दिया गया था, मतलब माना गया था कि वो प्लैनेट नहीं है, फिर बाद में बीच में उसे फिर से इंक्लूड किया गया, फिर से अभी उसे प्लैनेट की लिस्ट से हटाया जा चुका है। तो यही 8 प्लैनेट्स हैं। इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सैट अंडर द नीम प्लांट। नीम प्लांट तो नहीं होगा क्योंकि प्लूटो नहीं है, लेकिन नीम तक याद रख सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पता ही है, प्लैनेट क्या होता है और स्टार्स और प्लैनेट में क्या डिफरेंस होता है, मतलब दूसरे सेलेस्टियल बॉडी के कंपैरिजन में प्लैनेट्स का क्या फर्क डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो होता है प्लैनेट्स का जो कोई लाइट नहीं होता, वो कोई लाइट एमिट नहीं करता। यूरेनस और वेनस इन दोनों प्लैनेट्स को छोड़कर बाकी सब जो प्लैनेट्स है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है अपने एक्सिस पर, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। और यही दोनों जो प्लैनेट है ये उल्टा रोटेट करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। ओके, और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स सन के चारों ओर, एस फॉर सन, पी फॉर प्लैनेट, सॉरी दिख नहीं रहा, एस फॉर सन, पी फॉर प्लैनेट, तो इसका जो रोटेशन का डायरेक्शन होता है वो भी वेस्ट टू ईस्ट होता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जुपिटर जो है उसके है लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स फॉलोड बाय सैटर्न। सैटर्न जो है उसका वो जुपिटर से थोड़ा कम सैटेलाइट्स रखता है और जुपिटर जो है उसका सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। मार्स मार्स और जुपिटर के बीच में, इन दोनों के बीच में, सन तो यहाँ पर है ही, तो मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स मूव करते हैं, मतलब प्लैनेट्स की तरह ही वो भी रिवॉल्व करते रहते हैं। ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो एक्सटर्नल बॉडी से आया हुआ, स्पेस से आया हुआ पार्टिकल भी हो सकता है और किसी प्लैनेट से टूट कर भी आया हो सकता है। तो ये जो घूमते रहते हैं इसको कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। तो ये जो है ये घूमते रहते हैं। अब सन और अर्थ में कितना डिस्टेंस होता है, इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि अर्थ जब घूमता है तो सन से कभी ज़्यादा दूर जाता है, कभी सन के ज़्यादा पास आ जाता है, जिस वजह से हमें गर्मी और ठंड की मौसम का पता चलता है।
लेकिन इसका एवरेज किया गया है। एवरेज जो है वो है 150 लाख किलोमीटर, 150 लैक्स, सॉरी 1500 लैक्स। इसको 150 मिलियन भी बोल सकते हैं। लैख और मिलियन में एक ज़ीरो का डिफरेंस होता है। तो ये है इसका एवरेज डिस्टेंस। ओके। और अर्थ जो है वो मार्स और वेनस के बाद सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के। मतलब अर्थ सन के बाद पहले मार्स आता है, सॉरी मरकरी आता है, और उसके बाद वेनस आता है, फिर आता है अर्थ। तो अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा प्लैनेट सबसे क्लोज है सन के, तो होगा आंसर मरकरी, और अर्थ का पोजीशन होगा थर्ड। और सबसे दूर कौन सा होता है? दूर होता है नेपच्यून। नहीं तो प्लूटो होता अगर प्लूटो भी इंक्लूडेड होता, लेकिन अभी नेपच्यून है। इसका नंबर है थर्ड पोजीशन। ये तो आप लिख सकते हैं अगर याद ताकि रह जाए। तो प्लैनेट्स को डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे इंफीरियर प्लैनेट्स, सुपीरियर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स। तो इसका शायद मैं एक पिक्चर आपको दे दूं। मैं इसका पिक्चर दे दूंगा टेबल का, जिसको आप देख के, ताकि मुझे याद रह जाए। पिक्चर, टेबल ऑफ कैटेगरी, मुझे याद रह जाएगा। मैं एक पिक्चर स्क्रीन पर दे दूंगा जब मैं एडिट कर रहा हूँ वीडियो। नंबर 1, ताकि मिस ना हो। ठीक है।